देना क्या बच्चों क्लास का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड प्रिंसिपल और आयतन। तो इसमें मेन कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा देखना। पहले होगा क्या है सरफेस एरिया ऑफ, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड सीओ बीओ आईडी क्या आ जाएगा हम क्या बताएगा 2LB प्लस प्लस एल। अब क्या होता है BH क्या होता है क्या देखो क्यूबाइड बनाना कैसे बनाओगे रेक्टेंगल बना करके क्या बनाओगे और ऊपर से बना लो, ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रेथ। जो खींच रहा है इसमें क्या है ये क्या लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। वेयर लिख लेना वेयर, जहाँ एल क्या है लेंथ, क्या है लेंथ और लेंथ आप किसका क्यूबाइड। बी क्या है ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड और एच क्या है हाइट, हाइट हाइट ऑफ क्यूबाइड लिख लेना। घनाभ का क्या है ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई। अच्छा ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड, अच्छा ये तो टोटल का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई क्यूबाइड के शेप में है, ये डस्टर के शेप में है क्या बच्चों, ठीक है। अच्छा अब इसका क्या आएगा, तो हमने क्या अभी मालूम किया प्रतिशत पर, ये पूरा जो ब्लैक कलर है इधर साइड साइड जो येलो कलर हुआ है ऊपर नीचे, तो टोटल कितने सरफेस होते हैं इसमें 6। कितने होते हैं 6 सरफेस, 2 ऊपर नीचे, 2 साइड में, 2 इस साइड में, कितने हो गए टोटल 6 होते हैं, ठीक है। अच्छा अब और आगे, तो ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया हो गया, राइट। अब हम पढ़ेंगे इसका कर्ड सरफेस एरिया, नहीं वॉल्यूम नहीं, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो कर्ड क्या होता है, अच्छा तुम लोग लिख लेना कर्ड, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा सीएससी का मतलब क्या होता है। कर्ड लिखना मतलब पूरा लिखना। अच्छा CURVED कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया लिख करके ब्रैकेट में लिख लेना क्या है CSA, बाकी तो लिखोगे आप क्यूबाइड। और क्यूबाइड का मतलब यही होता है शेप। तो अब इसका क्या निकालना, मान ले क्यूबाइड का शेप है कमरा है, तो कमरे का केवल क्या निकालना 4 दीवार, 1 2 3 4, उसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं उसको, 4 दीवार का क्षेत्रफल, इसी को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यूबाइड को ये बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवार का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा फार्मूला 2, अच्छा देखो ये वाला फार्मूला है ना, ये क्या तो देखो ध्यान से समझो मैं क्या करने जा रहा हूँ। 4 वॉल केवल है, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, ये होगा फार्मूला। अच्छा ये कैसे आया फार्मूला, ये भी मैं बता दूं तुम्हें। क्या है 2 यहाँ क्या आएगा L प्लस B है, क्या आएगा। अच्छा ये बताओ 4 दीवार का है, तो 4 दीवार का तो एक दीवार की का फार्मूला क्या होगा, लेंथ क्या होगी ब्रेथ इनटू हाइट, क्या होगा इस लेंथ से रुको, या फिर ऐसे कर लो L H इंटू L B इंटू H, इन दोनों की जरूरत होगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ समझो कि जैसे ये क्या है, ये क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड का हमें नीचे बेस और ये छत इसका जो है सीलिंग, ये नहीं निकालना हमें, बाकी 1 2 3 4 चारों दीवार की हमें एरिया मालूम करनी है। तो अब केवल इसकी बात बताओ कि इसकी अगर एरिया निकालनी है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2 ब्रैकेट में आया आंसर को अरे 2 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एक साइड दो साइड है, तो ये क्या होगा, एक तो ये ब्रेथ होगा और एक हाइट होगा, क्या होगी ब्रेथ होगी और हाइट। अच्छा और ये इस साइड का निकालोगे तो दोनों साइड का, तो लेंथ और हाइट, इसमें नीचे लेंथ का, ये वाले लेंथ का लेंथ इंटू ब्रेथ की जरूरत नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देन ऐसे कंडीशन में अब ये तुम कॉमन लोगे, चाहे आगे कॉमन लो चाहे इधर कॉमन ले लो,
यहाँ क्या बचा बी और प्लस एल, चाहे बी प्लस एल लिखो चाहे एल प्लस बी इंटू एच। तो किसका फार्मूला हो गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या हो जाएगा अब? अच्छा अब तुम्हें अगर ये बताना हो कि चार दीवार को तो बताना है, साथ में एक छत का भी क्षेत्रफल बताना है, मान लो पेंट करना है या व्हाइट वॉश करना है, तो नीचे तो व्हाइट वॉश करोगे नहीं, चार दीवार का करोगे और एक छत की सीलिंग का करोगे, तो एरिया तो उसे बोलोगे सीधे एरिया अपना टोटल बोलोगे ना कर्व बोलोगे? एरिया ऑफ फोर वॉल्स एंड सीलिंग। टॉप बोल दो या सीलिंग बोल लो, एरिया ऑफ फोर वॉल्स एंड सीलिंग। सीलिंग मतलब छत, ठीक है? सीलिंग की स्पेलिंग सही है? सीलिंग क्या आ जाएगा? 2 देखो ये तो चार वॉल का तो रहेगा एल प्लस बी, 2l प्लस बी और इंटू एच तो रहेगा, साथ में l इंटू बी और ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल एरिया ऑफ इसे का है ऊपर रेक्टेंगल। अच्छा अब तुम बताओ कि अगर तुम्हें ये बताना हो जो मछली जिसमें नहीं पालते हैं एक्वेरियम बोलते हैं, तो शीशे का होता है चारों तरफ से और इतना बड़ा सा होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है, ऊपर से खुला होता है और नीचे से बंद होता है, साइड से चारों तरफ से बंद होता है। तो किस शेप में हो गया? क्यूबॉइड शेप में। तो उसमें कितना का क्षेत्रफल निकालना चाहोगी? क्या एरिया निकालोगी? इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहोगे तीनों में से? थर्ड का लगाओगे, क्यों? तुम बोलो क्यों? बेस हो जाएगा, इस बार सीलिंग का क्या हो जाएगा? नीचे बेस हो जाएगा, ठीक है? अच्छा अब क्या हो जाएगा आगे? देन ये फॉर्मूला हो गया नोट। अब आ जाओ सीधे एक्सरसाइज पर। हाँ हाँ तो अब देख लो क्वेश्चन क्या क्या है और तुम घर से कर लेना। अच्छा एक मिनट को, ये इसका भी क्यूब का भी बता रखा है साथ साथ, एक फार्मूला हो गया क्यूब का कर लेना। थर्ड के बाद फोर्थ। क्यूब क्या होता है जानते हो? क्या होता है बताओ? ये तो बताओ। हाँ क्या होता है समझाओ? क्यूब होता है ना, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम होती है। तो क्या होती है? सेम होती है। उसमें क्या करते हैं? क्यूब या घन। तो अब इसकी टोटल सरफेस एरिया अगर निकालनी है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो अब ये बताओ, मान लो जो लूडो में खेलते हैं डाइस, तो उसकी जो डाई होती है उसमें एक साइड किस शेप का होता है? एक साइड किस शेप का होता है? हाँ स्क्वायर शेप का होता है। जैसे डस्टर है तो इसका किस शेप का है? ये रेक्टेंगल। लेकिन जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होगी तो उसका एक साइड किस शेप में होगा? वर्ग के शेप में होगा, राइट, स्क्वायर के शेप में। तो ऐसे कंडीशन में एक स्क्वायर की एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एक स्क्वायर के एरिया सरफेस एरिया समझ रहे हो? राइट साइड एक का कितना होगा? क्या होगा फॉर्मूला? सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो एक स्क्वायर है, क्या है? 2 into a स्क्वायर है, नहीं क्या आएगा? स्क्वायर। एरिया का क्या था फॉर्मूला याद है किसको? 2 into एरिया होता है 4 into a क्या होता है? a into a। एक का कितना हो गया? a into a स्क्वायर कितना हो गया? a into a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना पृष्ठ क्षेत्रफल होंगे उसमें? कितनी सरफेस एरिया होगी? कितने सरफेस होंगे? अच्छा जो क्यूब होता है क्यूब, उसमें कितने सरफेस एरिया होंगे? सरफेस क्या होंगे? तो टोटल कितना हो जाएगा सरफेस एरिया? एक का ए स्क्वायर तो 6 का 6 सरफेस होता है इसका, तो कितना आ जाएगा? 6a स्क्वायर। अच्छा अब ऐसे ही अगर ये निकालना हो कर्व सरफेस एरिया आप क्यूबॉइड नहीं, कर्व सरफेस एरिया क्यूब बताना हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे?
यानी एरिया 4 वॉल, यानी एरिया ऑफ 4 walls. कौन बच्चा बताएगा? एरिया 4 वॉल्स क्या होगा फार्मूला? एरिया 4 वॉल्स 4 square. हाँ क्या? एक वॉल की कितनी होगी एरिया? एक wall. ए स्क्वायर। एक वॉल की एरिया कितनी होगी? ए स्क्वायर। तो 4 वॉल की कितनी हो जाएगी? अच्छा ये बताओ 6 एरिया ऑफ वॉल्स और सीलिंग। तो बच्चा बताओ तुम्हें छोड़ करके क्या हो जाएगी? एरिया क्या करने में? एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग 4 wall square. ऑफ क्यू सीलिंग ऑफ क्यू क्या होगा? चलो और कोई बताओ, तुम बताओ। 4 square और हाँ सीलिंग सीलिंग की एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? और तुमने कॉमन सेंस समझ नहीं लगा रहे हो। L into B. एल इंटू बी यहाँ नहीं लगाना है, आप तो साइड से ऊपर जो लगाओगे वो भी ए टू ए ही होगा ना, सेम होगा। क्योंकि स्क्वायर शेप में है, हर एक उसका जो सरफेस है Same होगा. उसी शेप में है, एक ही स्क्वायर शेप में है। जब स्क्वायर शेप में है तो ऊपर की जो एक सीलिंग को जोड़ना होगा तो क्या चीज जोड़ोगे उसका? ए टू ए यानी ए स्क्वायर। तो 4 दीवार का 4 स्क्वायर ही हो गया। एक और जोड़ लोगे कितना जगह जोड़ डालो? उसको कुछ पहले तो पढ़ नहीं रहा है, उसको समझा रहा है। क्या पूछा अभी बताओ? एरिया ऑफ हाँ कितना जाएगा? हाँ तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? इंटू ए 4 स्क्वायर ए और एक ए स्क्वायर ऊपर सीलिंग का, तो टोटल जोड़ लोगे, ऐड कर लोगे, कितना जाएगा? हमारी बात नोट कर लो सारा। चलो तो क्या आया? एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? ये प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग है। एक प्लास्टिक बॉक्स है, उसकी लेंथ कितनी आएगी? 1.5 मीटर लॉन्ग है। ऐसा है? बोलो ऐसे ही है ना? मीटर लॉन्ग है, मीटर है। और क्या है आगे? ब्रेथ कितना, वाइड कितना है, चौड़ाई 1.25 मीटर रहेगा। एंड डीप यानी गहराई, यानी गहराई बोलो या ऊंचाई, दोनों। जैसे आप कोई भी कहते हैं गहराई बोलो या ऊंचाई, सेंस एक्स के रूप में लेंगे हम। क्या है उसका मतलब? एक्स से मतलब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गहराई के लिए यह चीज कर देना, गहराई के लिए हाइट समझ लेना 65. तो कितना आएगा? 65, मगर ये सेंटीमीटर में ध्यान देना, बाकी सारी यूनिट किसमें है? तो इसको भी तुम्हें सेंटीमीटर में ही चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 होते हैं. क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? यही मत पूछो. बोलो डिवाइड. क्या सर आपने बोला क्या? वीडियो में जो कोई जगह है ना समझ जाएंगे बच्चे किस क्वालिटी के हैं। एक बार और बोलो. मल्टीप्लाई करके डिवाइड एक बार और कितना पूछना. करेंगे? हाँ एक बार और पूछना. ये 65 सेंटीमीटर है, हाँ। इसको मीटर में चेंज करना है। तो 100 से क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे. कम हो गया। डिवाइड करेंगे. कभी भी क्या होता है कि अगर ये स्मॉल यूनिट, सेंटीमीटर क्या होता है? स्मॉल, और मीटर क्या होता है? बड़ा होता है। तो जो छोटे को बड़ा में चेंज करना तो डिवाइड करना होता है। तो क्या जाएगा? इतना, यानी 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, 2 जीरो नीचे, 2 अंक पर पॉइंट लग जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। ये इक्वल टू, अच्छा अब क्या और क्या दिया हुआ है? इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। अब ये ऊपर से ओपन है, खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, इतनी मोटी शीट लगी है उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कहाँ दिख रहा है? हाँ बताओ क्या बोला अभी? क्या चीज इग्नोर करनी है? पता नहीं, अभी बोला हुआ ही चीज, पता नहीं क्या बोला। उसको ऊपर को थिकनेस कितनी मोटी है वो चीज इग्नोर करना है, ठीक है ना? हाँ, और डिटरमिन द, मतलब कुल मिला क्या किस शेप में है? ये डिवाइड. क्यूबॉइड शेप में है।
ऊपर से क्या है, ये खुला हुआ है, ये कह रहा है ऊपर से क्या है, ओपन ऊपर से खुला हुआ, बाकी चारों तरफ से, और नीचे से बेस है उसका कवर है, ठीक है। तो कह रहा था एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अब ये बॉक्स है जो ऊपर से खुला हुआ है, तो तुम बताओ कौन सा फार्मूला लगाओगे। वो वाला 4 walls and ceiling। हाँ, तो सीलिंग ना लिख करके आप क्या लिखेंगे, आप बेस, हिंदी क्या लिखेंगे, चारों दीवार और आधार का क्षेत्रफल। लिख लो एरिया ऑफ 4 walls, एरिया ऑफ 4 walls एंड बेस ऑक्यूपाइड ऑफ, हाँ घनाभ, डिवाइडर, या आपने डिवाइडर बॉक्स लिखना, घनाभाकार बॉक्स, घनाभाकार बॉक्स, क्यूबाइडर है, हाँ क्यूबाइडर लिखा है। क्यूबाइडर, हाँ क्या है, क्यूबाइडर यानी क्यूबाइड के आकार का, क्यूबाइड के आकार के बॉक्स। क्या जाएगा क्षेत्रफल, देखो 4 walls का क्या होगा पहले, 2L plus B to H। हाँ 2L 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, और प्लस करना है इंटू करना है, प्लस प्लस इसको प्लस LB L इंटू B, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से वाले पुट कर लो, L कितना है, 1.5 प्लस में प्लस B कितना है, 1.25 इंटू H कितना है, 0.5 प्लस L कितना है, 1.5 इंटू में 2.25 1.25। अब बताओ 2 इंटू, पहले ऐड कर लो 1.5 1.25, यहाँ पे जीरो लिख लेना है, जब ऊपर नहीं कोई नंबर होता तो 0.5 हमेशा पॉइंट नीचे पॉइंट लिखते हैं, कितना जगह ऐड करने को, 2.75 इंटू 0. इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0.65 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें पहले, तो क्योंकि जीरो वाला नंबर आ जाएगा। अच्छा और प्लस इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 37, 15 1 जा 15 और 3 18, कितना होगा, कितने में पॉइंट आएगा, 3 पे 3 डिजिट पे। अच्छा पहले अब किसका मल्टीप्लाई करना चाहोगे, 2 को 2.25 से नहीं पहले हम इसका मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, 2 का 65 में एक छोटी संख्या मिल जाएगी, देखो कैसे, इनका मल्टीप्लाई इनमें करेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 और हासिल 13, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट कितने पे आएगा, और इंटू 2.75 और प्लस 1.875। अब जीरो आ गया, ये जीरो है, जीरो लास्ट में लिख लो। अब 13 का टेबल डायरेक्ट पढ़ लो, 13 5 जा 65 और 13 7 जा 91, कितना होता है, 53 91, हाँ 53 75 91 और हासिल कितना था, 6 97 हासिल 13 2 जा 26 और 9 26 और 9 कितना होता है, 26 और 9 35, 9 जोड़ोगे 35। अब पॉइंट कितने अंक पे आएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 1.875, तो लास्ट में क्या आएगा, जीरो है, तो जीरो को छोड़ दो, जीरो को क्या कर लोगे, प्लस 1.875, अब ऐड कर लो 5 5 10। देखो पॉइंट के बाद तुम्हें अगर मान लो ये दो डिजिट होती है, अगर मान लो तो क्या करते, 7 5 12 करते नहीं करते, हाँ नहीं कर सकते, 7 5 12 नहीं कर सकते, ऐसे नहीं जोड़ सकते सीधा डायरेक्ट, भाई लिख देते हैं। हाँ क्यों, क्योंकि तुम्हें क्या होता है कि 3.575 और 1.875 5 दिए और अगर मान लो 5 तो है यहाँ पर, अगर 5 नहीं रहता तो यहाँ पर छोड़ देते, अगर यहाँ पे है 5 यहाँ पर है ऐड कर लोगे 15 और 14 15 और 14 14 8 5 13 14 14 5 4 5
हो जाएगा 5.450। अच्छा ये इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर, तो लास्ट में जीरो छोड़ देंगे उसको, क्या करेंगे उसको हम, पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए होता है कम से कम। अच्छा अब तो पहला आंसर मैच करो पीछे से, सेम आया है। अब इसका है सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट। हाँ, तो सेकंड पार्ट क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट। अब तुम देख नहीं रहे हो, कोई उतारने के पीछे लगे पड़े हो। द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। कह रहे हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट का कॉस्ट, मार्केट से खरीद के लाओगे तो चार तरफ लगाओगे शीट अंदर, तो 1 मीटर खर्च कितना आएगा, 20 रुपए। देखो क्वेश्चन पढ़े हो, कितना है, 20 रुपए। कब देखा, जगह बढ़ा कितने मीटर करते हो, 20 रुपए का 1 मीटर। हाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट, क्या लिखेंगे हम, टोटल कॉस्ट ऑफ शीट, शीट का कुल लागत या कुल दाम, कुल दाम लागत कितनी है, 20। देखो 1 मीटर कितना है 20, तो इतने मीटर का दाम कितना आ जाएगा, क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई 5.45 इंटू कितना मीटर, 1 मीटर का दाम कितना, 20, टोटल इतना रुपये हो जाएगा, इतना। तो पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, तो 1 0 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 4 जा 8 1 9 2 5 जा 10, कितने में पॉइंट आएगा, 2, यानी ये हो जाएगा रुपये कितना, 109, कितना आंसर, ठीक है। यहाँ पर शीट में शीट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर, लेंथ कितना आएगा, 5 मीटर। हाँ, और ब्रेथ 4 मीटर। और हाइट 3 मीटर। 3 मीटर। और वाला है इसमें क्या, और वाला। अच्छा, डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, व्हाइट वॉश करना, पूरे 4 रूम का क्या करना है, पेंट करना है, व्हाइट वॉश करना है। एंड सीलिंग, सीलिंग का भी करना है, किसका करना है, एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर, तो सेम मेथड हो, नहीं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या है फिर फॉर्मूला, 4 की वॉल्स और एक 5 और एक स्क्वायर। सीलिंग, और एक सीलिंग, क्या है फॉर्मूला, 4 into 9 5 into तो सेगमेंट वही वाली आएगी ना, अब क्यूब देते हैं, क्या क्यूब है, हाँ तो सर सेगमेंट वही वाली आएगी ना, 2 into L plus B और into height plus LB हाँ 2 ब्रैकेट में L प्लस B into height into height plus LB तो 4 वाली हो गई, plus ceiling height प्लस करके लाओ घर से, और एरिया भी हो जाएगा, एरिया 4 इतना एरिया आएगी, इतनी एरिया किससे मल्टीप्लाई करेगा, वो बोला ना, तू बताएगा इसको हाँ, किससे मल्टीप्लाई, जितने एरिया आए किससे मल्टीप्लाई करना है, सर जी जो टोटल कॉस्ट निकालेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रुपीस पे पर मीटर पे हाँ कितना रुपीज है, 7.50 10.50 से घटो करके लाओगे, कर लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या क्या हुआ थर्ड में, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, ऐसे ही रेक्टेंगुलर यानी आयताकार एक क्या है, हॉल है, हैज पेरीमीटर 250 मीटर, तो उसमें जो पेरीमीटर है चारों साइड का जो सम है वो कितना है, 250 मीटर है, यानी पेरीमीटर बोल रहा तो लिख लो पहले, क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाँ लिख लो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ हाँ रेक्टेंगल क्या होता है,
2 ब्रैकेट में L प्लस B, इसका फॉर्मूला है ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत का परिमाप इक्वल टू, ठीक है। सर पटना लाइन तो ब्रैकेट हाइट तो दे ही रखी। सुनो अब देखो क्या है, अब इसमें लेंथ नहीं दिया हुआ है, ना प्रेस दिया है ना हाइट, और ना ब्रेथ दिया है ना हाइट, केवल ये पेरीमीटर से इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 250 नहीं, हाँ तो बोलो, 250 250 मीटर। अब कॉस्ट दिया है कि टोटल क्या करने का कॉस्ट बताना, तो 10 रुपए पर मीटर का 15,000 पर करो। डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, उस पर क्या करना हमें? व्हाइट वॉश करने का जो खर्च है वह 7.5 रुपए के रेट से लग रहा है, कितना? नहीं, 1 मिनट, नहीं 10 रुपीस 10 रुपए के रेट से लग रहा है। टोटल खर्च लगा 15,000। कहने का मतलब यह है कि जब पेंट करोगे केवल 4 वॉल पे कर रहा, कोई सीलिंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल 2L प्लस B हाँ इनटू हाँ बस नहीं, आगे भैया एरिया ऑफ 4 वॉल से क्या 2 ब्रैकेट में L प्लस B प्लस एनबी क्या सिलिका में निकाला है, तुम्हारा गलत करवाने के चक्कर में है हो। मैंने बोला था, एक्चुअली नहीं बोला था मैंने। अब इतना है, एक इतना मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? एरिया, चारों दीवार का सरफेस एरिया। तो अब कह रहा है, अच्छा इसी को हम कहते हैं लैटरल सरफेस, ये तो जो कट सरफेस एरिया में बड़ा नहीं, लेटरल सरफेस एरिया, हाँ उसे कट ना बोल करके लैटरल बोलते हैं। कौन सा है ऐसे? अच्छा रेक्टेंगल है ना ये, इसके कट के स्थान पर तो लोग लैटरल लिख देना, लिख लो लैटरल। लैटरल को हिंदी में क्या बोला है देखना, उसमें क्वेश्चन लिखा होगा, सारे बोर्ड में लिखे हैं, क्या लिखा है? कहाँ पे लिखना है? लेटरल जहाँ पे कट सरफेस एरिया लिखा है ना वहाँ पर लिखना। हाँ पार्ट प्रिंसिपल लैटरल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल ये हो जाएगा, लिख लेना, ठीक है। सेम है, मतलब इसी को हम कहते हैं जो 4 वॉल से इसी को लैटरल लेटरल वाला हमने सुना है, कौन नहीं सुना था। जो कर्ड होता है तो कर्ड ज्यादातर किसमें होगा? जिसमें जैसे स्पेयर होता है जो आगे हम पढ़ेंगे अभी, और ये जो सिलेंडर होता है इसमें होता है, ठीक है। क्या जाएगा? एरिया 4 वॉल से हो जाएगा। अच्छा अब तो कॉस्ट कितना है? 1 मीटर कॉस्ट कितना है? 10 रुपए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग है ना, व्हाइट वॉश बोला क्या बोला है? हाँ भाई टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, चूना करवाने का खर्च, क्या लिखा है? चूना लिखा है, पेंट लिखा है, इसमें पेंटिंग लिखा है। पेंटिंग, तो पेंटिंग बोलो, तो मैं पूछ रहा हूँ आप पेंटिंग, आप पेंटिंग टोटल कितना मीटर है? 1 मीटर खर्च कितना? 10 रुपए। 15,000 मीटर खर्च कितना आ जाएगा? अच्छा एक बात बताऊं मैं, ये पे तुम कर लेना इक्वल टू, जो 2 ब्रैकेट में प्लस b की वैल्यू कितनी है? 250 और h, ये समझ आया? 250 कहाँ से आया? हाँ इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 250 है ना यहाँ पर, और इंटू h लिख देना, कितना मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना आ जाएगा? जितना हमारा ये आया है मीटर स्क्वायर इंटू 10 मीटर 10 रुपये इंटू, ये तो हमारा अपना निकला खर्च हमारा, मगर दिया कितना उसने खर्च? 15,000। तो 15,000 इक्वल टू कर देंगे हम। इससे क्या फायदा होगा हमारा? किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ऐसी वैल्यू हो जाएगी, कितना आ जाएगी? देखो 15,000 अपान में क्या आ जाएगा? 250 इंटू 10 या 00 कर लो, या 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 150 अपान में 25, किससे कैंसिल होगा? 25 से 5 का कैंसिल कर लो पहले, 5 5 का 5 3 जा 30 अपान में 5, कितना आ जाएगा? 5 3 जा 5 सीधे रखे, कितना मीटर, यानी हाइट कितना मिल गया? लिखोगे हाइट ऑफ क्या चीज था? ये रेक्टेंगुलर वॉल क्या था? वॉल था, हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ 4 वॉल 4 वॉल थोड़ी है, हाइट ऑफ वॉल आई है केवल,
ठीक है, हाइट तो सेम सबकी होगी, तो हाइट सबकी सेम होगी, तो नहीं इसके अलग होगी इसके अलग होगी, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा, या इक्वल टू कितना आ गया 6 मीटर, ये आंसर होगा, नोट कर लो। और अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, थैंक यू सो मच। देखना बच्चों, क्लास 10 का साइंस है, चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। तो इसमें कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। तो इसमें जो सिलेबस में दिया हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट है प्रिज्म। अच्छा, हेडिंग का नाम बता देना क्या है, जो हेडिंग है यहाँ से आ रहा है, प्रिज्म ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, क्या आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ, क्या आएगा, रिफ्रैक्शन। अच्छा, पॉइंट नंबर कितना है, 11.3 से इस बार आ रहा है तुम्हारा सिलेबस में 11.3, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, ध्यान रखना क्या आएगा, रिफ्लेक्शन नहीं है, क्या आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और बताना आगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म बोलो या प्रिज्म। अच्छा, ये हेडिंग है मेन 11.3। तो अब हम इसमें एक एक वर्ड को मुझे समझाना होगा, क्या कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो प्रिज्म क्या होता है कि उसमें कितने कितने लेयर होती है, ध्यान रखना बच्चों। प्रिज्म क्या होता है, ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिज्म, व्हाट इज प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म हैज टू ट्रायंगुलर बेसेस, टू ट्रायंगुलर बेसेस का मतलब क्या होता है कि ये कोई भी एक प्रिज्म तो देखे होगे कभी, काल कुछ नहीं, वो इस शेप में होता है, ट्रायंगल शेप में होता है ऊपर से, लेकिन ऐसा नहीं, ट्रायंगल नहीं होता है, वो क्या होता है, नीचे से जो दो बेस ऐसे होता है, जुड़ा होता है ऐसे टेढ़ा, ठीक है। दो ट्रायंगल होंगे, तो ट्रायंगल का जो बीच का हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा है, जो ट्रायंगल का ये जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो नीचे होगा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो निकला होगा वो साइड में होगा, और ये भी ऐसे होगा, ठीक है। अब क्या होगा, नीचे ट्रायंगल है कि नहीं, दो ट्रायंगल हो गए, तो ये कह रहा है ट्रायंगुलर बेस होता है इसका, राइट। तो मुझे समझ नहीं आया है, हाँ, तो इसका नाम है ट्रायंगुलर बेस होता है दो, ये ध्यान रखना, दो ट्रायंगल बेस कैसे होते ठीक है, हो सकता है तो होता है। अच्छा, जब क्या है कि अब इसके ऊपर कह रहे हैं कि थ्री रेक्टेंगल आयताकार का क्या होता है, अब उसको तो हम बना तो सकते नहीं जब तक तुम लोग देखोगे नहीं, क्या चीज, रियल में जब तक तुम देखोगे नहीं प्रिज्म, तब तक तुम्हारा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे इधर से होगा, तो एक पीछे से होगा, एक पीछे से होता है, तो अब ये जैसे हमने इसे बना दिया, तो एक ऐसे शेप में होता है कि अब नुकीला शो होता है, कैसा, मतलब अब हमने ऐसे बेंड कर दिया, वो ऐसे बेंड होता है, जैसे रेक्टेंगल है, जैसे जरा बॉक्स, अब जैसे रेक्टेंगल है, ठीक है, तो एक रेक्टेंगल अगर शेप को इधर, इसका भी सरफेस है, इसका भी है, तो ऐसे मिला होता है, एक दो हो गया, तो थोड़ा सा ऐसे घुमा करके, तो बीच से इधर वाला स्पेस बच रहा नहीं बचा है, तो इधर से भी एक और लगा होगा, तो तीन होते हैं ऐसे रेक्टेंगुलर, इनका जो एक दूसरे से टच होते हैं ऊपर पॉइंट, 3D होता है ये, हाँ 3D होता है, बिल्कुल, ठीक है। किस मटेरियल का होता है ये तो कांच ग्लास वगैरह का बनाया जाता है, ठीक है। तो तीन ऊपर से हो गए, तो एक इस शेप में होंगे, इस शेप का होगा आकार का, जो ऊपर से लगे होंगे किस शेप के होंगे, ये आयत के आकार का, रेक्टेंगल के आकार का होगा, और नीचे जो बेस होगा वो किस शेप का होगा, ट्रायंगल के आकार का होगा। तो अब ये दोनों मिल करके कोई प्रिज्म कैसा बनेगा, ऐसा प्रिज्म बनेगा, ठीक है। तो जो अभी अभी हमने बनाया है, तो इसमें जो ऊपर से, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे, और किसी के पास क्या है ज्योमेट्री बॉक्स, तो कह रहे हैं कि व्हाट इज प्रिज्म, तो समझ में आ गया कि टू ट्रायंगुलर बेस होता है, नीचे से ट्रायंगुलर बेस, ऊपर से तीन, कितने होते हैं, तीन क्या होते हैं, ये ट्रायंगुलर होते हैं, जो एक दूसरे से कैसे बने होते हैं हमने बता दिया, चिपके होते हैं ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें के बाद कह रहे हैं कि डिफाइन एंगल ऑफ प्रिज्म,
एंगल ऑफ प्रिज्म में क्या होता है कि जिस एंगल पे ये जो सरफेस है, जो रेक्टेंगल है, तीनों जो रेक्टेंगल है, तो बीच में एक एंगल बन रहा है कि नहीं? इस एंगल को ही हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज एंगल ए। क्या है? एंगल ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। बोलो, बात समझ में आ गई? सर इन दोनों के बीच का जो कोण हाँ, यानी दो सरफेस के बीच, दो सरफेस के बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या कहलाएगा, बता दो? एंगल ऑफ प्रिज्म। बोलो, बात समझ आ गई इसमें? हाँ बोलो। एंगल 60 का होता होगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और जैसे बनाएंगे, अगर ज्यादा मोड़ करके बनाएंगे तो बनाने के ऊपर डिपेंड करता है ना कि नीचे वाला साइकिल कितना बड़ा है। अच्छा, इतना हो गया, नोट हो गया बच्चों? अब और है कुछ पॉइंट, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक बार रीडिंग करवा करके यार वो इसको मैं समझा दूँ अपनी तरफ से ही। इसका एक नोट्स है, देखना तो क्या है, और इसके बारे में एक क्वेश्चन और लिख लो तो मैं समझा दूँ। इसमें क्या है, करा कि हाउ डू डेविएशन, हाउ, अच्छा इन दोनों क्वेश्चन में किसी बच्चे कुछ प्रॉब्लम? बोलो, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम इन दोनों में कि क्या होता है प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ, तो प्रिज्म और एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? एक बार समझा देता हूँ। एंगल ऑफ प्रिज्म को यहाँ से जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर सरफेस, हमने बोला ना रेक्टेंगुलर सरफेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे पे झुके होते हैं। इंक्लाइंड मींस क्या होता है? झुके होते हैं, मुड़े होते हैं। द एंगल बिटवीन इट्स टू लैटरल सरफेस फेसेस, लैटरल का मतलब जो पूरा प्लेन होता है, ठीक है, लैटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। बताओ कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया? समझ में आ गया हो? बाकी रटना तुम्हारा काम है, रटना मतलब याद करना, प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है, ठीक है ना? कुछ पूछना पूछ लिया करो, क्लियर? ऐसा नहीं कि वीडियो बन रहा था तो नहीं। मेरे को ये समझ नहीं आई कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म ना एक ग्लास का, एक ग्लास होता है, मतलब क्या ठीक है? शेप होती है इसमें? शेप समझ नहीं आ तो रही, एक- तो एंगल कहां से समझ में आया? एक ना ग्लास होता है, तो तुमने देखा ना, ये ना तुम सोचो कि ऐसे हम रख ले अर्थ पर और नहीं टिकेगा, तो टेढ़ा हो जाएगा तुरंत। उसका नीचे का प्लेन होता है, बेस मतलब नीचे का प्लेन नहीं होता है। जैसे ग्लास रख लिया हमने या कोई बोतल रख लेते हैं हम, ऐसा नहीं होता उसमें। नीचे वो नुकीला होता पार्ट, और तीन ट्रायंगल ऐसे ऊपर ऊपर उठे रहेंगे। कितने? तीन की दो ट्रायंगल, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब उसमें से फिर ऊपर जो जाएगा वो क्या जाएगा, तीन रेक्टेंगल होंगे जो एक दूसरे पे इंक्लाइंड रहेंगे। क्या रहेंगे? इंक्लाइंड। कहाँ लिखा हुआ है इसमें? इंक्लाइंड लिखा हुआ कहीं? इंक्लाइंड, ठीक है, इंक्लाइंड यानी झुके हुए रहेंगे, ठीक है ना? बस इतना सोच होता है। और जब तक तुम रियल में देखोगे नहीं तब तो कैसे समझ में आएगा? बस इतना इमेजिन कर सकते हो कि तीन रेक्टेंगल ऊपर से झुके रहेंगे और नीचे से दो क्या रहेंगे, ट्रायंगल, ठीक है ना? बाकी एक बार वीडियो में देख लेना यूट्यूब पे, राइट? अच्छा, नाउ अगेन, तो यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ, हाउ डू डेविएशन, हाउ डू डेविएशन हिंदी मीडियम में मिला क्वेश्चन। हाउ डू, क्वेश्चन नंबर 18 होगा, 17 18 के करीब है। हाउ डू डेविएशन ऑफ वाइट, वाइट लाइट, लाइट, हाँ वाइट लाइट, थर्ड क्वेश्चन है, वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो क्या होता है बच्चों, जब कोई प्रिज्म होता है, ठीक है, तो प्रिज्म का जो रेक्टेंगुलर पार्ट होता है ये ऊपर होता है, ऊपर यानी ये, ठीक है, और सा एंगल ऊपर, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो जब इस पर कोई, जैसे सन के सामने, सूरज के सामने रखेंगे, सूरज की रोशनी इधर से आ रही है सपोज, और उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, तो जो उसकी लाइट है क्रॉस होकर के आगे जाएगी, नमस्ते, क्रॉस होकर के आगे जाएगी। तो जब क्रॉस होकर के आगे जाएगी लाइट, तो उसके बारे में यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि वो, अच्छा पहली बात तो, सेकंड बात क्या थी कि हमारी रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन पढ़े हो 10th क्लास में, सॉरी 10th चैप्टर में, परावर्तन क्या है, परावर्तन नहीं होते हैं, कहते हैं अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। तो तुमने देखा होगा कि कोई ग्लास है, क्या पढ़े होगे, ग्लास है, उस पर कोई लाइट इंसिडेंट करती है, तो लाइट क्या होती है, इसको क्रॉस कर जाती है, क्रॉस करके और आगे क्रॉस कर जाती है, बाहर निकल जाती है। वो वाला नहीं मैं समझना कि ये जा रही है, ये जा रही है, फिर
ये तो रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? इसकी बात हो रही है, इसकी नहीं, ठीक है ना? मतलब किसी ऑब्जेक्ट से क्रॉस होना है। हाँ, क्रॉस हो जाता है। तो अब ग्लास है, तो ग्लास से बताओ जो रे है, कोई भी रे हो, चाहे सनलाइट हो चाहे लाइट हो, यह क्या होगा जब इंसिडेंट होगी तो ये क्रॉस होकर के आगे जाएगी नहीं जाएगी, क्रॉस हो जाएगी नहीं जाएगी। तो ये क्रॉस होना ही, पार करना है, क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, राइट। अब क्या है कि जो रिफ्रैक्शन है यह यहाँ पर यानी प्रिज्म के द्वारा कैसे होता है? प्रिज्म के द्वारा कैसे होता है कि एक लाइट जब इस पर इंसिडेंट करती है, अच्छा कौन सी लाइट है? ये व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट है? ये व्हाइट लाइट। हमने क्यों बोला तो बच्चा बताए? हाँ, जो सन की लाइट है कैसी होती है? व्हाइट होती है। बोलो। लाइट सिर्फ बोल सकते थे हम। हाँ, लाइट बोल तो लाइट होगा। सनलाइट तो येलो अब नॉर्मल जैसे ये भी लाइट जल रही है, पर इससे भी नॉट लाइट ना, इससे नहीं। लेकिन हाँ, सनलाइट तो येलो कलर का। नहीं वो तो ऐसे नॉर्मली होता है, बट व्हाइट लाइट माना जाता है उसको। तो अब ये कह रहा है जो व्हाइट लाइट इस पर इंसिडेंट करेगी तो क्या होता है कि तुमने पढ़ा होगा 10th चैप्टर में कि जब कोई लाइट या रे रेयर मीडियम से, ना समझना, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, इसमें डेंसर मीडियम में जाती है तो वह अपने लाइन से बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। क्या जाती है? ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको भी साथ साथ तुमको समझाता रहा हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। जब कोई लाइट इस पर इंसिडेंट करती है तो सीधे न जा करके नॉर्मल लाइन की तरफ, किस पर बेंड होती है? नॉर्मल लाइन की तरफ ये बेंड हो जाती है, नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाती है। तो अब इसमें भी तो नॉर्मल लाइन होगी, जैसे इधर जा रही है तो बीच में नॉर्मल लाइन होगी। क्या होगी? एक बोलो, होगी या नहीं होगी? यहाँ पर नॉर्मल लाइन में देखिए, यहाँ पर भी तो होगी नॉर्मल लाइन। तो अब ये सीधी जा रही थी तो नॉर्मल लाइन से, तो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाएगी, तो सीधे ना जा करके तो ऐसे चली जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब जो जाएगी तो इस रे को इस, तो ध्यान रखना। तो अब ये बताओ कि इस एंगल को क्या कहते हैं? याद है 10th चैप्टर में? एंगल ऑफ इंसिडेंट। चौथा एंगल बोलते हैं। वही बात यहाँ पर भी होगा, सेम। कौन सा एंगल होगा? इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। ठीक है, इंसिडेंट कर रहे हैं ना, तो क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल को आपतन कोण। अब ये पार करके जो आगे निकल रही है तो इस नॉर्मल लाइन के साथ, इसके साथ नॉर्मल लाइन से जो नीचे वाला एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट? सॉरी, अपवर्तन कोण क्या कहलाते हैं? लिख लो, I इक्वल टू क्या होगा? इंसिडेंट एंगल और R क्या आएगा? रिफ्रैक्शन एंगल। रिफ्रैक्शन एंगल या क्या बोलते हैं इसको बता दो? रिफ्रैक्ट एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्ट एंगल। नहीं लिख रखा है रिफ्रैक्ट एंगल या रिफ्रैक्शन एंगल, तो रिफ्रैक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्रैक्ट एंगल। अच्छा, अब तो बात ये हो रही है कि जैसे इससे टकराएगी तो फिर क्या होगा तुरंत कि जैसे ही, अच्छा ये रेयर क्या होता है? रेयर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम। अच्छा, रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर का मतलब होता है जिसमें जो पार्टिकल से दूर दूर हो, है ना? तो रेयर यानी जो एयर है, यहाँ पे वायु है जो बाहर है, जैसे अंदर प्रिज्म है, तो इसके जो पार्टिकल से पास हो गए, समझे ना? कि डेंसर मीडियम क्या होता है? ये डेंसर क्या है? तो जो डेंसर मीडियम है, तो डेंसर तुम लिख लेना, तो बड़ा सा फिगर बनाना, मैं लिख नहीं रहा, छोटा सा फिगर बना रखा मैं। तो ये जो डेंसर मीडियम है, तो जो डेंसर मीडियम, ये जो डेंसर मीडियम में क्या होता है कि जितने ये पार्टिकल्स होंगे पास होते हैं, ठीक है? और जो रेयर मीडियम यानी विरलन, क्या कहते हैं इसको? विरल माध्यम। क्या है? विरल माध्यम यानी रेयर फ्रैक्शन यानी विरल माध्यम में क्या होते हैं कि पार्टिकल्स दूर होते हैं। और डेंसर माध्यम यानी सघन माध्यम, क्या बोलते हैं? सघन। तो सघन माध्यम में क्या होते हैं? पार्टिकल्स पास होते हैं। तो जैसे ही ये जो रे है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो तुरंत बेंड हो जाएगी। ये बात तो समझ में आ गई? बस एंगल आर क्यों बन रहा है पे? कौन सा? ये आर, वो तो रिफ्रैक्ट होकर के जा रही है आंसर, इसलिए। ठीक है। अच्छा, अब रिफ्रैक्शन होने के बाद ये जो रे बाहर निकलती है
इसे क्या कौन सी रे बोलते हैं? Emergent इसे बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं? इमरजेंट होता है सर रे। देखना तो इमरजेंट रे, इमरजेंट रे ऐसे बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। और जो ये इमरजेंट रे है तो यहाँ पर भी नॉर्मल लाइन होगी, यहाँ पर भी एक नॉर्मल लाइन होगी, ठीक है। अब नॉर्मल लाइन के साथ ये जो इमरजेंट रे है, इमरजेंट रे एक एंगल बनाएगी, इसे हम बोलते हैं इमरजेंट एंगल। इमरजेंट एंगल ठीक है, लिख लोगे इक्वल टू है इमरजेंट एंगल, इमरजेंट हाँ एंगल, इमरजेंट एंगल। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये रे बाहर निकलेगी तो इसका एक रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्ट होकर के क्या होकर के रिफ्लेक्ट होकर के एक रे ऊपर जाएगी, किधर जाएगी ये ऊपर, ठीक है ना। और एक रे किधर जाएगी, इधर जाएगी। अच्छा, ये जाकर के टकराएगी एक दूसरे से, क्या होगी, कहाँ पर टकराएगी, इस पॉइंट पे टकराएगी। देखो यहाँ पर, इस पॉइंट को क्या नाम हम दे देंगे। अब मान लो इसको टकराएगी तो इस एंगल को देखो जो डी है, इस एंगल को हम डी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, डी। अब ये जो एंगल को डी है, इस एंगल डी को कहते हैं क्या, एंगल डी को एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ लिख लो, एंगल ऑफ डेविएशन। हिंदी में क्या कहते हैं, विचलन कोण। हाँ डेविएशन, विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो क्या होता है विचलन कोण कि एंगल ऑफ कौन सी रे, इंसिडेंट रे जो ऊपर बढ़ाते हैं और इमरजेंट रे को बढ़ाते हैं। तो बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल की तरफ जो एंगल बनता है वह एंगल एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब एंगल ऑफ प्रिज्म भी मालूम हो गया, सारा मालूम हो गया। इमरजेंट रे, चलो इसमें सारा हमने समझा दिया। तो ये लिखा हुआ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन लिखा ना, हाउ डू डेविएशन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो कैसे बनता है हमने बता दिया कि जब कौन सी रे इंसिडेंट रे इंसिडेंट करती है तो उस रे को एक काल्पनिक रे का इमेजिनरी कौन सी रे, हाँ इमेजिनरी रे, काल्पनिक रे को हम जब आगे बढ़ाते हैं और इमरजेंट रे को जब हम बैक साइड में लेते हैं तो बाहर की तरफ जो एंगल बनता है एक्सटीरियर पॉइंट पे, तो वो कौन सा एंगल कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। यहाँ पे लिखा था एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट। सिंपल से ये बोल रखा है कि एंगल बिटवीन, क्या बोल रखा है बता दो, एंगल बिटवीन कौन सा है, कौन से रे बोल रखा है, देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। याद हो जाएगा। अच्छा, अब है तो इसको नोट कर लो बच्चों। अच्छा, कंप्लीट हो गया ये। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।